नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आपका सीटेट का एग्जाम सैटरडे को और संडे को है। एडमिट कार्ड अभी 1.5 घंटे पहले रिलीज हो गए हैं। तो आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको अपने सेंटर का पता लग सके पहले से ही। ठीक, ये हमारी लास्ट क्लास है। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्लास 8th एनसीईआरटी का रिसोर्स, संसाधन। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां देखिए रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या है? तो भाई कोई भी वस्तु या तत्व जिसका उपयोग मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, हम उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मानव की किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो एक तो उपयोगिता, यूटिलिटी। किसी पदार्थ या वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। अब मैं कुछ भी ना करूं, कोई काम धंधा ना करूं, घर पे सिर्फ खाना खाऊं और सो जाऊं, तो मेरे घर में मेरी उपयोगिता क्या रहेगी? कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक, तो अगर मैं कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरी उपयोगिता रहेगी, तो मेरे घर के लिए मुझे संसाधन बना देगी। समझ रहे हैं? तो किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। अगर वो उपयोग करने लायक नहीं है कोई वस्तु, तो फिर उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे पानी है, बिजली है, पाठ्य पुस्तक है, ये सभी उपयोगिता दिखाती हैं हमारे लिए, इसलिए ये संसाधन है। मूल्य, सभी संसाधनों का कोई ना कोई मूल्य होता है, यानी कि महत्व या कीमत। हर किसी चीज का एक महत्व होता है, तो वो तभी वो संसाधन है। अगर मेरी लाइफ में किसी का महत्व नहीं है तो वो मेरे लिए संसाधन नहीं है। पानी का महत्व नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, पानी का महत्व है तो वो संसाधन है। ठीक। आर्थिक मूल्य, कुछ संसाधन खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ऐसी वस्तुएं बनाने में उपयोग होते हैं जिन्हें खरीदा बेचा जा सकता है, जैसे सोना, लोहा, लोह अयस्क, आयरन ओरे और जैसी धातुएं। तो इनका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है, आर्थिक कीमत भी है इनकी। और फिर आपका देखो सौंदर्यात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू भी होती है किसी किसी रिसोर्स की। कुछ संसाधनों का मूल्य उनकी सुंदरता के कारण ही होता है। अगर वो सुंदर नहीं है तो मूल्य नहीं होगा। जैसे प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीन, और माउंटेन और झरने, ये सौंदर्यता के कारण मशहूर होते हैं। इसलिए दुनिया के अलग अलग जगह से लोग वाटरफॉल देखने जाते हैं, झरने देखने जाते हैं, क्योंकि सुंदर है। सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य वहां दिखाई देता है, तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। कुछ संसाधन लीगल वैल्यू रखते हैं, जैसे कभी कभी विचार या आविष्कार पेटेंट के माध्यम से विशेष अधिकार बन जाते हैं, जिससे उन्हें कानूनी और अक्सर आर्थिक मूल्य मिल जाता है। अब मैंने कोई खोज कर दी, आविष्कार कर दिया, तो उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। फिर वो उससे मैं पैसा ले सकता हूँ, कमा सकता हूँ। तो ये अब क्या हो गया? कानूनी मूल्य, कानूनी रूप से मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ, तो संसाधन हो गया। कुछ चीजें होती हैं जिनका एक नैतिक मूल्य भी होता है। नैतिक मूल्य कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ, नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यू। कुछ संसाधनों का नैतिक महत्व होता है, जैसे जैव विविधता या क्लीन एयर। भाई नैतिक महत्व है, एथिकल वैल्यू है इनकी कि क्लीन हवा मिलनी चाहिए। समझ गए? अब वे कारक कौन से हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन बनाते हैं? वो कौन से कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन बनाते हैं, उपयोगिता सिद्ध करते हैं हमारे जीवन में? वो तो एक है समय। समय के साथ आवश्यकताएं बदलती रहती हैं हमारी, और नया ज्ञान पहले महत्वहीन पदार्थों को संसाधन बना देता है, जैसे आग की खोज करना, पहिए का आविष्कार करना, समय के हिसाब से। टेक्नोलॉजी, अगर नवीनतम ज्ञान, जो लेटेस्ट नॉलेज है और स्किल का प्रयोग ही प्रौद्योगिकी है, किसी पदार्थ को उपयोगी संसाधन में बदलने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टेक्नोलॉजी की।
जैसे जल विद्युत तकनीकी ने तीव्र बहते जल को संसाधन बना दिया। अब जो जल विद्युत टेक्नोलॉजी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम बनाते हैं पानी से, तो अब अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती पानी से बिजली बनाने की, तो पानी फिर हमारे लिए क्या था? पानी था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम पानी का उपयोग करके बिजली बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी वस्तु को रिसोर्स बनाने में। ठीक है। आगे, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक है प्राकृतिक संसाधन, तो हम साथ साथ पढ़ते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीधे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और बिना अधिक परिवर्तन के हम डायरेक्ट उपयोग कर लेते हैं उनको। ऐसे संसाधन जो सीधे हमें नेचर से मिलते हैं और उनमें बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, नदियां, झील का जल, मिट्टी, खनिज, वन और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों का भी वर्गीकरण है। तो सबसे पहला वर्गीकरण है विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो पहले है वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्स, जिनकी मात्रा ज्ञात है हमें कि कितने हैं ये, ठीक, और जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है। जैसे जर्मनी के रूहर क्षेत्र में कोयला भंडार हमें पता है, पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम, महाराष्ट्र के डेक्कन पठार की काली मिट्टी, ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कितने हैं। दूसरे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन, जिनकी पूरी मात्रा हमें अभी ज्ञात नहीं है कि हमारे पास कितने हैं, आगे फ्यूचर में हो सकता है, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान तकनीकी इसके उपयोग के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो सकती। जैसे लद्दाख में यूरेनियम का भंडार, 200 साल पहले तेज हवाएं संभावित संसाधन थी। 200 साल पहले अगर हम एज्यूम करते तेज हवाएं जो चल रही हैं तो वो पोटेंशियल रिसोर्स थी, लेकिन आज हमने उन्हीं का इस्तेमाल करके पवन ऊर्जा के माध्यम से विंड एनर्जी बना दिया। ठीक, आज पवन चक्कियों द्वारा वास्तविक संसाधन बन चुकी हैं ये तेज हवाएं। अब उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, ये सजीव संसाधन हैं, जिन जैसे पौधे, पशु, वन, मछलियां, सूक्ष्म जीव। बायोटिक मतलब सजीव, एबायोटिक मतलब निर्जीव, जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें, मिट्टी, खनिज, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये एबायोटिक रिसोर्स है। भंडार, भंडार के आधार पर या नवीकरणीयता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है जो रिन्यू होते रहे, खत्म होते रहे और रिन्यू होते रहे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो रिन्यू ना हो या रिन्यू हो भी तो हजारों साल लग जाए। तो नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्र पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ असीमित होते हैं और मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा खूब है हमारे पास। कुछ संसाधन लापरवाही से उपयोग करने पर समाप्त हो सकते हैं, जैसे जल और मिट्टी और वन। समझ गए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है? जिनका भंडार सीमित होता है, लिमिटेड, खर्च हो जाएगा, एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यह अवधि मानव जीवन से बहुत अधिक होती है, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। यानी कि एक पीढ़ी जिंदा रहेगी तब तक वो रिन्यू नहीं हो पाते हैं, कई सारी पीढ़ी गुजर जाएंगी तब वो रिन्यू होंगे, तो अनवीकरणीय हो गए हमारे लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक है सर्वव्यापी संसाधन, जो हर जगह पाए जाएं, जैसे कि वायु और सूर्य का प्रकाश। दूसरे हैं स्थानीयकृत संसाधन, जो केवल कुछ विशेष जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क, विशिष्ट खनिज भंडार। हर जगह तो नहीं होते, कुछ विशेष जगह होते हैं। तो पहला प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ लिया। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ऐसी चीज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके नई चीज बनाई जा रही है, उसे हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन।
प्रक्रिया क्या है? लोग प्राकृतिक संसाधनों से भवन बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, वाहन बनाते हैं। प्रौद्योगिकी स्वयं भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि मानव ने ही बनाया है टेक्नोलॉजी को। ठीक। तीसरे है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। स्वयं हम भी अपने आप में एक संसाधन है। अगर हमारे पास स्किल है, कौशल है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है, हेल्थ अच्छी रहती है, तो स्वयं मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। उसका ज्ञान, कौशल और तकनीकी ही प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग है और नए संसाधनों का निर्माण संभव बनाती है। ये महत्व क्या है? स्वस्थ, शिक्षित, प्रेरित और कुशल लोग मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं। मानव संसाधन विकास HRD, लोगों के कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अधिक संसाधनों का निर्माण कर सकें, इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब रिसोर्स इतने महत्वपूर्ण हैं तो इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। इनको सुरक्षित रखा जाए, बर्बाद ना किया जाए। तो जैसे अनेक संसाधन अनवीकरणीय और सीमित हैं, जो रिन्यू नहीं होते, तो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। अगर बहुत ज्यादा उपयोग किया हमने और बिना सोच विचारे के खर्च किया, उनको यूज किया, तो वो संसाधन खत्म हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे वो, जिससे भविष्य की उपलब्धता खतरे में पड़ जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन हम छोड़ेंगे ही नहीं, खत्म कर देंगे। संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए हमें। उन्हें पुनः नवीकरणीय का समय देना चाहिए, इसमें उपयोग कम करना चाहिए और पुनः उपयोग में शामिल करना चाहिए। कोई संसाधन है एक बार यूज करके दोबारा यूज करना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं, इसे कहते हैं रीयूज करना। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उतने ही संसाधन इस्तेमाल करें जितने हमें जरूरी है, बाकी के संसाधनों का विनाश न करें, हम आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित बना के रखें, इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के सिद्धांत क्या हैं? जीवन के सभी रूपों का सम्मान और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को न्यूनतम करना, यानी कि जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। फिर हमारा आता है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। लैंड, सॉइल, वाटर, ये भी रिसोर्स है। तो मैं इंग्लिश में भी है, यहाँ पे PDF आपको चाहे तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं हिंदी इसका बता रहा हूं। ठीक है। लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स क्या है? भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह का केवल 30% भाग ही ढकती है। इस छोटे प्रतिशत को भी सभी भाग आवासीय नहीं है, यानी कि पूरे विश्व का 30% जमीन है, उसमें भी हर जगह पर लोग रहते नहीं हैं। जनसंख्या का असमान वितरण है, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, कहीं पर कम जनसंख्या रहती है। कम आबादी और आवासीय क्षेत्र होते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र भी होते हैं जहां आबादी ज्यादा होती है। अब भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है? भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनिज खनन के लिए करते हैं, खुदाई, मकान सड़क निर्माण के लिए करते हैं, उद्योग बनाने के लिए करते हैं। इसे सामान्यतः भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग करना ही भूमि उपयोग, लैंड यूज कहलाता है। ठीक है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भौतिक कारण है, स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज जल और उसकी उपलब्धता। अब हमारी जो जमीन है वो कैसी है? क्या पर्वत टाइप की जमीन है, ढलान टाइप की जमीन है? तो वो फिर जो जमीन है वो उसी हिसाब से इस्तेमाल की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र में हम फसल उगा दें। तो ये कारक हैं जो जमीन के उपयोग को निर्धारित करते हैं कि जमीन इस्तेमाल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। समझ गए? मानव के कारक क्या हैं? जनसंख्या घनत्व। अगर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो जमीन बची नहीं फिर। तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं हैं हमारी, उनके लिए भी इस्तेमाल है। ठीक है। भूमि का वर्गीकरण, तो एक तो होती है निजी भूमि, जिसका खुद की भूमि, व्यक्ति का अधिकार है उस पर। जैसे मेरा घर है तो मेरी भूमि हो गई वो।
सामुदायिक भूमि का मतलब है समुदाय के स्वामित्व में, जैसे चराई, फलों, मेवों, औषधीय पौधों के संग्रह के लिए, इन्हें सामूहिक संपत्ति संसाधन कहा जाता है। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? भूमि क्षरण। तो भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट होना ही भूमि क्षरण कहलाता है। खतरे क्या है? कृषि और निर्माण गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। कारण वनों की कटाई, अधिक चराई करना, खनन करना, कृषि में रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर मिलाना, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना, इससे लैंड डिग्रेड हो रही है। भूमि संसाधनों का संरक्षण। तो भूमि संसाधन का संरक्षण हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ठीक है, और उसके बाद हम केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करें, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करें, तो हम भूमि को बचा सकते हैं। सॉइल, पृथ्वी की सतह पर फैली पतली परत जो ऊपर की है, जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से बनी है, मिट्टी कहलाती है। यह स्थलाकृति से निकटता से जुड़ी होती है, स्थल से जुड़ी होती है। मिट्टी का निर्माण, उचित मात्रा में खनिज और कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। एक वेदरिंग होता है। वेदरिंग क्या होती है? जब चट्टानें टूटती हैं तो मिट्टी का क्षरण होता है, तापमान परिवर्तन होता है, ठीक है, और मानव द्वारा जो गतिविधि होती है उससे भी मिट्टी का क्षरण होता है, तो इसे हम कहते हैं अपक्षय होना, वेदरिंग, ठीक है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? मूल चट्टान, जलवायु, भूमि की ऊंचाई और ढलान, रिलीफ जिसे कहते हैं, और वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवी और समय। मिट्टी की परत की मोटाई तय करना। पुरानी मिट्टी सामान्यतः गहरी होती है। ओल्ड सॉइल और न्यू सॉइल। तो ओल्ड सॉइल ज्यादा मोटी होगी उसकी परत, और नई सॉइल जो होती है वो ऊपर की परत नई नई बनी होती है, उसकी पतली होती है। तो ये कारक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर है मृदा क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन, ये हमने बात करी ली। मिट्टी संरक्षण के उपाय क्या है? मिट्टी संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो मिल्चिंग, पौधे के बीच की जमीन पर सूखी घास भूस कार्बनिक परत डालना, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। इससे हम मिट्टी के अपक्षय को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे दो पौधे हैं, उसके बीच में जो जगह खाली है उसमें सूखी घास डाल दो, भूसा डाल दो या कार्बनिक परत डाल दो, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी। और फिर कॉन्टोर बैरियर, ढाल के समानांतर पत्थर, घास और मिट्टी से अवरोध बनाना। जैसे ये ढाल है, तो अगर पानी आएगा, हवा आएगी, तो ये ऊपर वाली मिट्टी पूरी बहकर नीचे चली जाएगी। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मिट्टी सुरक्षित बनी रहे, तो एक ढलान जैसी कुछ बनाना पड़ेगा पत्थर की, जिससे मिट्टी बहकर ना जा पाए, ठीक है। आगे खाई बनाकर जल जमा करना हुआ है। रॉक डैम, पत्थरों से जल प्रवाह धीमा करना और नालियों को रोकना। टेरिस फार्मिंग, ढलान वाली क्षेत्र में एग्रीकल्चर करना, पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अलग अलग फसलों को वैकल्पिक पंक्तियों में लगाना, इस पंक्ति में एक फसल, दूसरी पंक्ति में दूसरी फसल, इस प्रकार। शेल्टर बेल्ट, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में वृक्षों की पत्तियां लगाकर हवा के प्रवाह और मिट्टी हानि को रोका जा सकता है। अब है आपका जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जीवन, कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं हम। अधिकांश जल खारा है। ताजा जल केवल ग्लेशियर में मिलेगा 2.7%, ठीक है। और ये ध्यान रखना, बाकी झरने, नदियां, इनमें ही पीने लायक पानी आपको मिलेगा, बाकी जल खारा है, समुद्र का नमकीन पानी। वाटर साइकिल हमें पता ही है। एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन यानी कि फिर बारिश हो जाती है। पृथ्वी से जल को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, जल हमेशा बराबर रहता है, जितना गया उतना फिर आ जाएगा, समझ गए। वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? जल की कमी। कई क्षेत्रों में, कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे राजस्थान का बाड़मेर, आपने सुना होगा, जल की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है। कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती हुई मांग है उनकी। खाद्य एवं नगदी फसलों की बढ़ती मांग, शहरीकरण बढ़ रहा है, जीवन स्तर में सुधार, जल संसाधनों का अधिक उपयोग हो रहा है और बर्बादी हो रही है, ठीक है। मौसमी या वार्षिक वर्षा में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सूखा क्षेत्र। तो जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो अपशिष्ट जल का उपचार, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाए द्वारा से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए।
वन लगाने चाहिए, वर्षा का जो पानी आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, सिंचाई के लिए कुशल उपयोग करना चाहिए, और जल को बचाने से संबंधित अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। फिर है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच की जो हिस्सा है जहां तीनों मिक्स हो जाते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन दोनों मौजूद होते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जीवन, जैव मंडल में जीव एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यह जीवन समर्थन प्रणाली पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। प्राकृतिक वनस्पति का महत्व क्या है? लकड़ी और पशुओं के लिए घर, लकड़ी मिलती है हमें, पशुओं के लिए घर होता है, ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये हमें फसलों के लिए मिट्टी की सुरक्षा करती है, भूमिगत जल भंडारण में मदद करते हैं। फल, मेवे, लेटेक्स, टर्पेटाइन, तेल, गोंद, औषधीय पौधे हमें सब जंगल से मिलते हैं। वन्य जीवन का महत्व क्या है? वन्य जीव में पशु, पक्षी, कीट और जलीय जीवन दूध, मांस, चमड़े, ऊन, मधुमक्खी शहद देती हैं और फूलों के परागण में मदद करती हैं। पक्षी कीट खाते हैं और अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध, मृत पशु खाने में सक्षम होते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अगर गिद्दी खत्म कर दो हम, तो फिर उन्हें कौन खाएगा? समझ रहे हैं? ये सबका अपना अपना रोल है इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में सबका अपना अपना रोल है। फिर है वन। जल प्रचुरता वाले क्षेत्र घने या खुले होते हैं। सदैव एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? किसी भी मौसम में पत्ते नहीं गिराते ये। डेसिडियस, पर्णपाती क्या होते हैं? विशेष मौसम में पत्ते गिराते हैं, शुष्क मौसम में। स्थान के आधार पर ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे अफ्रीका और में सवाना ग्रासलैंड है। समशीतोष्ण घास के मैदान जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, एशिया में स्टेप और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ये पाए जाते हैं। स्कर्ब्स क्या होते हैं? जो झाड़ियां उगाती हैं, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां उगाती हैं। टुंड्रा क्या है? शीतोष्ण ध्रुवीय क्षेत्र, कई और लाइकेन, यानी कि जो पोलर रीजन में जो होता है वो है टुंड्रा प्रदेश। अब संरक्षण आवश्यक है इनका, वाइल्ड लाइफ का, नेचुरल वेजिटेशन का। तो जलवायु परिवर्तन, मानव का जो डिस्टरबेंस है, जैसे कि वनों की कटाई करना, मिट्टी का अपरदन, निर्माण गतिविधियां, जंगल की आग, शिकार, ये सब खतरे हैं। शिकार, वन्य जीव के हिस्से का अवैध शिकार और व्यापार करना, फॉरेस्ट फायर, आग लग जाना, और प्राकृतिक आपदाएं आ जाना। ठीक है, अब संरक्षण के उपाय क्या है? राष्ट्र सुरक्षित क्षेत्र हमें बनाने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। जागरूकता कार्यक्रम हमें चलाने चाहिए। कानूनी संरक्षण हमें मिला ही हुआ है, कानून बने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो, खनिज, मिनरल रिसोर्सेस। खनिज क्या है? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक संगठन होता है। वे ये स्थानिक रूप से समान रूप से वितरित नहीं होते, विशेष क्षेत्रों में या चट्टानों में सघन रूप से पाए जाते हैं। इनका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न परिस्थितियों के तहत प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव हस्तक्षेप के बिना बनते हैं ये। इन्हें भौतिक गुणों, रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों, घुलनशीलता के आधार पर पहचाना जाता है। खनिजों के प्रकार क्या है? तो खनिज दो प्रकार के बताए गए हैं, मेटालिक, धात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज क्या है? कच्चे रूप में धातु होती हैं। धातुएं कठोर, ऊष्मा और विद्युत का संचालन करने योग्य हैं, चमक या आभा वाली होती हैं। उदाहरण लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, सोना, चांदी, तांबा। अब धात्विक खनिजों के प्रकार क्या है? फेरस और नॉन फेरस। फेरस खनिज वो होते हैं जिनमें लोहा होता है, उदाहरण लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट।
नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये धातुएं होती हैं, लोहा नहीं होता। अधात्विक खनिज क्या है? नॉन मेटालिक, तो इनमें धातु होती नहीं है। उदाहरण चूना पत्थर, मीका, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, नमक, पोटास, सल्फर। कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन भी अधात्विक खनिज है। खनिजों का निष्करण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जमीन के नीचे से खुदाई करके मिनरल्स निकालना। तो सतह के निकट खनिजों को ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, सतह की जो परत होती है उसे हटाकर। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। गहरी खानों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, जिसे साफ्ट माइनिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग क्या है? गहरे कुएं बनाकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, उसे ड्रिलिंग करना कहते हैं। क्वेरिंग क्या है? सतह के निकट खनिजों को सीधे खोदकर निकाला जाता है। अब खनिजों का वितरण क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज हैं? तो देखो भाई, महाद्वीप के अनुसार हम खनिजों का वितरण देखते हैं। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो चीन और भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। इनका आधा उत्पादन एशिया में होता है, जैसे कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। चीन अग्रणी है किसमें? सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्जीन, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा। यूरोप में क्या है? लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में भंडार हैं इसके। उत्तरी अमेरिका 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे। कनाडा जिसमें लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा पाया जाता है, और एप्लाचियन कोयला पाया जाता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा जहां तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, तो ब्राजील उच्च गुणवत्ता लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं चिली कंट्री और पेरू ये तांबे के उत्पादक देश हैं। अफ्रीका में हीरे, सोने, प्लेटिनम में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, हीरा, लोह अयस्क, टीन और निकल में अग्रणी है ये। अंटार्कटिका कोयला और लोह अयस्क के बड़े संभावित भंडार हैं, संभावित भंडार। ठीक है। अब भारत में वितरण देखें हम, कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स हैं। तो लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वहीं बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। माइका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है माइका का। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। सोना कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड वहां पाया जाता है। नमक समुद्री झील चट्टान से भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। खनिजों का उपयोग देखें हम तो आभूषण बनाने में, धातुएं बनाने में, औद्योगिक उपयोग भी है। लोहा, मैग्नीज, माइका, चूना पत्थर का सीमेंट में उपयोग होता है ना। खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और इनका निर्माण होने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। फिर है आपका ऊर्जा संसाधन, पावर रिसोर्स। सॉरी। पावर रिसोर्स। अब ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और रक्षा के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। आर्थिक विकास और जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं ये। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो कन्वेंशनल सोर्स कौन से हैं? जो लंबे समय से उपयोग में है, हम पुराने समय से उपयोग करते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं परंपरागत संसाधन, जैसे कि लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जल विद्युत। अपरंपरागत नॉन कन्वेंशनल, इसमें नवीन ऊर्जा आ जाएगी, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? लकड़ी से हमें मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन से, कोयला से मिलता है हमें, ठीक है। अब यहां देखो, लकड़ी हमें वनों से मिलती है, जीवाश्म ईंधन हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलता है, सीमित भंडार है इसके। कोयला कोयला सबसे ज्यादा जो है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस में पाया जाता है। भारत के अंदर रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झारिया, धनबाद, बोकारो और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें हम, चट्टानों की परत में है
ऑनशोर ऑफशोर तेल क्षेत्रों से ड्रिलिंग की जाती है तब निकाला जाता है। और इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोम, प्लास्टिक, स्नेक में प्रक्रिया के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। प्रमुख उत्पादक जो पेट्रोलियम के हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई, यूएसए, रूस, वेनेजुला, अल्जीरिया। भारत में दिग्बोई असम में और बॉम्बे हाई मुंबई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। घरेलू औद्योगिक ईंधन है। प्रमुख उत्पादक हैं विश्व में रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। भारत के अंदर जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई में पाया जाता है। ठीक। हाइडल पावर क्या है? गिरते हुए पानी की से ऊर्जा के लिए बिजली बनाना। विश्व की वन फोर्थ बिजली जल विद्युत से ही इस्तेमाल होती है। लाभ क्या है? नवीकरणीय है, प्रदूषण होता नहीं है, सिंचाई और मछली पालन में मदद करती है। हानि क्या है? उच्च प्रारंभिक लागत, शुरुआत में जो लागत लगती है वो ज्यादा है ना। और प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? पैरागाव, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। और भारत में भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजनाएं चल रही है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, इसमें सूर्य से ऊर्जा बनती है, सनलाइट से। उपयोग सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सड़क रोशनी। लाभ असीमित है, प्रदूषण रहित है ये। हानि क्या है? महंगा है, बादलों रात में कभी प्रभावी, अगर बादल छाए रहे, सूर्य नहीं निकला तो फिर चार्ज नहीं होगा। ठीक है। भारत में भादला सोलर पार्क है राजस्थान में इसी का। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, चलती हवा से ऊर्जा बनाते हैं पवन चक्की के माध्यम से। लाभ असीमित है, प्रदूषण रहित है, कम संचालन लागत है ना। हानि क्या है? उच्च उच्च हवा लगातार चाहिए, हाई स्पीड की, अगर हाई स्पीड हवा नहीं चलेगी तो नहीं बनेगा। गुजरात, तमिलनाडु में काम हो रहा है इससे रिलेटेड। न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम थोरियम के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा है और यूएसए और यूरोप में सबसे ज्यादा है। भारत में यूरेनियम राजस्थान, झारखंड, थोरियम केरल में पाया जाता है। फिर है जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की अंदर की जो गर्मी है उससे हॉट स्प्रिंग, हीटिंग, स्नान, खाना, बिजली इसमें। और लाभ है साफ, पर्यावरण मित्र, इको फ्रेंडली है, हमेशा उपलब्ध रहती है। भारत में मणिकर्ण, एचपी, पुगावेली, लद्दाख इसके लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर बायोगैस, और मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें। लाभ क्या है? सस्ती है, आसान है, अपशिष्ट उपयोग है। गांव में कचड़े से, गोबर से बना दी जाती है, किचन का कचड़ा। ठंडे मौसम में कम प्रभावी होती है ये। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, अनावश्यक लाइट फैन बंद करके रखें और बिजली और ईंधन की बर्बादी रोकें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देख लो आप एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के हमें बारे में पता है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कृषि प्राथमिक एक्टिविटी कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राथमिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से जुड़ी होती हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन और संग्रह करना। माध्यमिक गतिविधियां सेकेंडरी एक्टिविटीज, इन्हीं प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके कोई दूसरी चीज बना देना वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, जैसे कि इस्पात का निर्माण और रोटी बनाना। गेहूं हो गया प्राइमरी में और रोटी बन गई आटे से, उस सेकेंडरी। टर्सरी सेक्टर क्या है? इसमें सेवाएं आ जाती हैं, जैसे कि बैंक, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, होटल, कम्युनिकेशन, आईटी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। अब विश्व की लगभग 50% जनसंख्या कृषि गतिविधियों में लिप्त है। भारत में 2/3 जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है, ये ध्यान रखेंगे आप। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कृषि को प्रभावित करने वाले हैं कारक, अनुकूल स्थलाकृति, टोपोग्राफी कैसी है। अगर मैदानी क्षेत्र है तो अधिक उपजाऊ होगा, पर्वतीय क्षेत्र है तो उपजाऊ नहीं होगा, इसे कहते हैं टोपोग्राफी। मिट्टी कैसी है वहां की, जरूरी नहीं है कि हर मिट्टी में हर प्रकार की फसल हो जाए, तो उस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जा रही है इस पर डिपेंड करेगा कि वहां कृषि कौन सी होगी। जलवायु, जलवायु के कारक हैं, टेम्परेचर कितना रहता है वहां पे, बारिश कितनी होती है वहां पे,
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, कृषि में काम करने के लिए लेबर उपलब्ध है या नहीं है, पैसा लगाने के लिए है आपके पास या नहीं है, टेक्नोलॉजी है आपके पास या नहीं है, मशीनरी वगैरह। ठीक है। मार्क आप फसल तो उगा लेंगे खेतों में, क्या मार्केट तक पहुंच है, मार्केट तक जाके बेच पाएंगे, या कोई चीज ऐसी होती है जो जल्दी खराब हो जाती है जैसे सब्जी, तो क्या स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर है। तो ये सब जो है इफेक्ट करता है कृषि को। फार्म सिस्टम क्या है, तो कृषि को एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जिसमें इनपुट, प्रक्रियाएं और आउटपुट शामिल है। इनपुट क्या है, भौतिक इनपुट क्या मिलते हैं, सूर्य का प्रकाश, बरसात, तापमान, मिट्टी, ढलान, ये फिजिकल इनपुट हो गए कृषि के लिए। ह्यूमन इनपुट क्या है, भंडार करना, श्रम करना, मशीनरी, रसायन और बीज। और प्रक्रिया क्या है, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई। समझ गए। आउटपुट में क्या है, फसलें घर आ जाती हैं, अनाज, सब्जियां, फल, ऊन, दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री उत्पाद, ये सब। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती कितने प्रकार की होती है। पहला है आत्मनिर्भर खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मुख्य रूप से किसान के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है आत्मनिर्भर खेती, इसीलिए कहते हैं इसको। अब इसमें विशेषताएं क्या है, कम तकनीक इस्तेमाल होती है, घरेलू श्रम है, कम उत्पादन होता है। घनी आबादी वाली क्षेत्रीय खेती, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसी का एक प्रकार है। छोटे भूखंड, छोटे जमीन पर की जाती है, अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मानसून क्षेत्रों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, सामान्यतः दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व एशिया में देखने को मिलती है। ठीक है। मुख्य फसल क्या है, धान, अन्य फसल गेहूं, मकई, दालें, तेलीय फसलें हैं। उसके बाद है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, इसके अंदर स्लैश एंड बर्न आ जाएगा, जलाना फिर करना उसके ऊपर। घने वन वाले क्षेत्रों में जैसे कि अमेजन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं। प्रक्रिया क्या है इसकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, भूमि को के पेड़ काटकर जलाकर तैयार किया जाता है फसल उगाने के लिए। राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है ना। और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान नई भूमि पर चला जाता है और वहां भी फिर वही प्रोसेस दोहराता है, पेड़ों को काटेगा और जमीन को खाली करेगा, फिर उत्पादन करेगा। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है फसलें उगाई जाती हैं और जानवर पालते हैं बाजार में बिक्री के लिए। तो फसलें हम उगाते तो जरूर है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, बाजार में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, उसे हम कहेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो ये याद रखना है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, तो भूमि का उपयोग खाद्य और चारा फसलें उगाने और पशुपालन के लिए, दोनों के लिए एक साथ किया जाए। पशु को भी पाला जाए उसी जमीन पे और फसल भी उगाई जाए। यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में सामान्यतः देखने को मिलती है। प्लांटेशन खेती क्या है, एकल फसल पर ध्यान केंद्रित, यानी कि केवल एक ही फसल उगाएंगे, उसे कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसे चाय की, कॉफी की, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास। ठीक है। अधिक श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जैसे मलेशिया रबर होती है मलेशिया में, कॉफी होती है ब्राजील में, चाय भारत में और श्रीलंका। ठीक है। मुख्य फसलें देख लें हम, मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें कौन सी हैं, जैसे धान। यहाँ पे उच्च तापमान चाहिए होता है धान के लिए, उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा चाहिए होती है, मिट्टी जो पानी रोक सके ऐसी मिट्टी में होती है। प्रमुख उत्पादक धान के कौन से हैं, भारत, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में 2-3 फसलें। ठीक है। गेहूं, गेहूं के लिए प्रमुख उत्पादक हैं यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। वहीं बाजरा के लिए है ये आपका नाइजीरिया, चीन और नाइजर। मकई यानी कि मक्का, उसके लिए प्रमुख उत्पादक हैं उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको। ठीक है। फाइबर क्रॉप्स, रेशमी फसलें, इसके उत्पादक है चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र। ठीक है। और जूट, जूट के उत्पादक हैं भारत, बांग्लादेश। और फिर है बीवरेज क्रॉप्स यानी कि पेय फसलें, इसमें कॉफी आ जाएगा आपका। गर्म और आर्द्र जलवायु होती है एग्रीकल्चर, है ना। और फिर प्रमुख उत्पादक कौन कौन है कॉफी के, तो ब्राजील सबसे ज्यादा, इसके बाद कोलंबिया और भारत। चाय के लिए, चाय के लिए आप मुख्य उत्पादक है केन्या, भारत, चीन और श्रीलंका। समझ गए। तो ये ध्यान रखना है।
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। विधियां क्या है? फसल क्षेत्र बढ़ाना, प्रतिवर्ष अधिक फसल उगाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, उर्वरक और उच्च उपज वाली बीजों का उपयोग करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने डिस्कस किए रिसोर्स वाला चैप्टर और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। हर एक फैक्ट आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए क्लास 8 की एनसीईआरटी से। और बेस्ट ऑफ लक आपको सीटेट एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड जल्दी से आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।